हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट चल रहा है कि सर, पात्रता परीक्षा तो हमने पास कर ली है, अब मुख्य परीक्षा देने वाले हैं और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी मार्च में होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पात्र हैं और वो सभी एग्ज़ाम देंगे। तो हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए कि हम सेलेक्ट हो जाएं, बाकियों से हम डिफरेंट रहें, या कि हम सेलेक्ट हो जाएं? ऐसी कौन सी तैयारी कर लें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए? ऐसी कौन सी बुक पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि देखो, पात्रता परीक्षा जिसने उत्तीर्ण कर रखी है तो उन सभी अभ्यर्थियों का क्या है, बेसिक क्लियर है। तो इसका मतलब अब कंपटीशन जो है कंपटीटर्स में है, वो ऐसे फालतू भाई लोगों के साथ नहीं है। अब जो कंपटीशन, वो रियल कंपटीशन है चयन परीक्षा में। तो आज इसी पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे कि 90% से ज़्यादा अंक आ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहली जो बात होती है कि भैया मैथ्स की तैयारी कैसे की जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन सी बुक भी पढ़नी है। वो सारी चीज़ें हम इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो मैथ्स की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले होता है आपका कि जो सिलेबस है हमारा, जो आपने सिलेबस पढ़ रखा है, वो सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, रिवाइज्ड होना चाहिए। तो आपके जो नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, तो आपको नोट्स क्या होने चाहिए, रिवाइज करना है। आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि नोट्स जो आपने बनाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। जैसे बहुत सारे लोगों की नोट्स अलग अलग होती है, कोई कहीं से भी कुछ भी बना लेते हैं या कहीं से आपने डाउनलोड कर रखी है, तो ऐसा नोट्स नहीं चलेगा। आपकी नोट्स खुद की होनी चाहिए। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो अभी भी नोट्स बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आप एक चैप्टर का नोट्स बनाइए और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला तो नोट्स बनाना है। और दूसरा ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आपको 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने हैं, आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पूरा का पूरा फोकस के साथ, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ 6 से 8 घंटे आप पढ़ते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना है। तीसरी जो चीज़ है मैथ्स वालों के लिए, आपको कम से कम 50 से लेके 100 क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेली सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? तो ये 3 चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किस टाइम पे पढ़ाई की जाए। तो भैया जिस टाइम पे आपको पढ़ने का मन करता है आप पढ़ाई करें, चाहे तो रात में करें, चाहे तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लेट नाइट स्टडी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं जो अर्ली वेकअप स्टडी करते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आप करें, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट आपको खुद से करना है। अब आगे बात करते हैं कि देखो, ये हो गई कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। आगे हो गया कि ये हमारे कुछ सामने, आपके सामने सिलेबस लिखे हुए हैं। इन सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, एक एक सिलेबस में जो लाइन लिखी है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारी ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया, जिसमें हमने लाइन एंड एंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया, ठीक है। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी, फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके बाद क्या है हमारा, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, उसके बाद सेंट्रॉइड, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये तो हमारा ज्यामिति वाला पोर्शन हो गया। देखो मैथ्स में 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास 9, 10th और 6, 7, 8 की जो मैथ है, उसमें जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो मोस्टली स्टूडेंट का क्या होता है, वीक होता है। कैलकुलेशन वाली चीज़ें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्री वाली चीज़ें लोगों का वीक होता है। तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जनरली लोगों की ज्योमेट्री जो होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, या उतनी अपडेट नहीं होती जितनी एक्चुअली पे एग्जाम के लिए होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको ज्यामिति वाला पोर्शन क्लियर करना है। जब ज्यामिति हो जाए आपका, तो उसके बाद आता है हमारा मेंसुरेशन वाला पोर्शन।
मेंसुरेशन वाले पोर्शन में आप देखो तो मेंसुरेशन में हमारा ये मेंसुरेशन भी आपके वर्ग 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंसुरेशन भी एक बड़ा टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको 2D यानी 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन या मेजरमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, और पॉलीगन्स 3D, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रियल नंबर या नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने हैं, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़नी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़नी है। आपके क्लास 10th में AP है ना, तो वो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद LCM HCF ये आपके 6th-7th में है, तो वो पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन का तो हर जगह, मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन हर जगह होती है, तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जिसे बोलते हैं करड़ी एवं घातांक। 7th-8th में आपको मैथ्स में ये चीज़ें मिल जाएगी। अलजेब्रा तो ऑल ओवर आपको 6 से लेकर 10 तक मिल जाएगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पोर्शन है आपका क्लास 10th वाला, वो पढ़ना है। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रा, ये चीज़ें भी आपके क्वेश्चन में आती हैं। उसके बाद अगला जो पोर्शन होता है, इसके बाद आपका अलजेब्रा हो गया और आपकी मेंसुरेशन हो गया। अगला जो पोर्शन आता है वो आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। ये जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इन चैप्टर के इन डेप्थ लर्निंग आपको करनी ही करनी है। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री और मैक्सिमा मिनिमा और आपका हाइट एंड डिस्टेंस, या मैक्सिमा मिनिमा से हो सकता है कम क्वेश्चन आए या कि ना आए, लेकिन आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसको क्लास 10th में चैप्टर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी तो हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9th 10th 8th की मैथ पूछी जाती है। अर्थमेटिक का पोर्शन जनरली कम है, इतना वास्ट नहीं है। जैसे हमारे SSC में क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में नहीं आता। वहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दो चीज़ें रहती है 50-50। यहाँ पे हम बेसिकली एडवांस ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप 2-3 टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। जैसे एक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस भी आपके 8th में है, डिस्काउंट भी 8th में ही आपको मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बेसिक लेवल का पढ़ना है, बहुत एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके भी चैप्टर है, 8th में ही है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये कुछ चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, बट ये एक्चुअली पे क्या है, परसेंटेज और रेशियो का ही है लगभग। ठीक है, पार्टनरशिप भी वही पढ़नी है आपको। एवरेज वाला जो पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क भी आप पढ़ें। उसके बाद आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रेस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बोट एंड स्टीम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके 1-2 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, ये भी आपके 9th 10th में ना के बराबर है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ज़रूर आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है, तो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। और इसके बाद स्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, और यहीं पे एक जो व्यापम का बहुत फेवरेट है, एज वाले क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा व्यापम के एग्ज़ाम में आते हैं, तो एज वाले क्वेश्चन भी ज़रूर से आप पढ़ें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया 48 टॉपिक्स। इसका अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो एक तो होता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, एक तो हमारा होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा आता है नंबर सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा हमें अलजेब्रा पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है मेंसुरेशन। चौथा हमारा क्या रहेगा, ज्योमेट्री। और आखिरी क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिगो। और उसके बाद हमारा स्टैटिक्स वाला पोर्शन, और इसी में प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपका। और इसी में इसमें कुछ और चीज़ें मिस हो रही हैं क्या, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, और कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक। तो यही चीज़ें आपको जो है मोटा मोटा पढ़ना है। और
आगे मैं और आपको चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करूँगा, उससे और चीज़ें आपकी बेटर हो जाएगी, कैसे और बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें। देखो, अब बात आती है कि भैया हम कौन सी बुक पढ़ें, क्या हम रेलवे वाली बुक उठा के सॉल्व करें, या कि एसएससी वाली बुक, या कि किरण वाली बुक ले लूँ, क्या अरिहंत की ले लूँ। तो वो बुक ले सकते हो यार, मैथ सीखने के लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है, उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आपने एनसीईआरटी छठी से लेके 10वीं तक, या 7 से लेके 10 तक, जैसे ये 10th की हो गई एनसीईआरटी, ये 9th की हो गई, ये 7th की हो गई, ये 8th की हो गई और ये 6th की होगी, तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में फोकस करना है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। एक लाइन लिखी होती है, उस लाइन को समझना होता है और फिर आंसर देना होता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी की समझ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी में ही करके एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, ठीक है, एक आता है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर करके, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें शॉर्ट में थ्योरी एक्सप्लेन होती है स्टार्टिंग में, समरी टाइप की, और इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं, जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस की जाए तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट फॉर योर एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा। तो बुक के लिए तो मैं यही दो बुक आपको रिकमेंड करूँगा। जब ये 2 बुक हो जाए आपको, तो फिर तीसरी बुक आप कोई पकड़ो, या ये 2 बुक होने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। ये इसमें आ जाएगा कि कैसे 90% लेके आए। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एक तो हमें बुक्स जो मैंने बताई उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। अब ये एक्चुअली में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है नहीं बहुत अच्छे से, तो आप जो रेलवे है या जो एसएससी है इसके मॉक टेस्ट ना दें। जो आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा या वर्ग 2 से रिलेटेड मॉक टेस्ट मिले, बहुत सारे कोचिंग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप दें। या कि मेरे हिसाब से जैसे यूपी में सुपर टेट करके एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट ग्रेड 2, ठीक है, जैसे रीट का एग्ज़ाम होता है, तो जो दूसरे स्टेट्स के टीचिंग वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके अगर बुक पढ़े जाएं तो बेटर रहेगा, उनके क्वेश्चन अगर सॉल्व किए जाएं इट इज़ मोर बेटर। जैसे सीटेट पेपर 2 जो होता है उसमें मैथ्स एंड साइंस आता है, तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन अगर वो वाले किए जाएं तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा ऑप्शन। या कि आप बैंकिंग, रेलवे और बाकी अलग एग्ज़ाम के कर रहे हो, उससे अच्छा कि आप क्वेश्चन करो सीटेट के। सीटेट हो गया आपका, बिहार का जो होता है, बिहार में जो एग्ज़ाम होता है ना, ग्रेड 2 वाला जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। अभी EMRS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है, मैथ्स के जो आपका 9-10th लेवल का जो हुआ था आपका, ठीक है, तो वहाँ के क्वेश्चन भी अगर ढूंढ के सॉल्व किए जाएँ तो वो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा आपकी तैयारी करने के लिए। और 90% लाने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो क्वेश्चन जनरली सभी सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जो एक कम टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, सिलेक्शन एग्जैक्टली उसका होता है। तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब पेपर का जो लेवल होगा, देखो पेपर अगर टफ लेवल का आ जाएगा, अब पेपर अगर टफ आ जाएगा तो 80% 80+ किसी के आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तो यू हैव टू क्रॉस 90+, तो 90+ आपको लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, प्री एग्ज़ाम जैसा नहीं होगा। जैसे आपने प्री में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे हैं, वो 1 लाइन के थे, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है वो विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकता था बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो वो स्पीड आपको बनानी है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन सॉल्व सभी से हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ
कम टाइम लेता है, और जो कम टाइम लेता है वही क्या होता है, वही सेलेक्ट होता है भी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, आपके क्या होने चाहिए, अटेम्प्ट अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि हमें एक माइंड में आता है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीट बहुत कम है, अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी सर्व कर रहे हैं। तो उनके लिए जो भी गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सोच समझ के दी गई होगी, बट हमें जो सीट मिल रही है उसी में प्रैक्टिस करके उसी में सेलेक्ट होना है, क्योंकि ये सब सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो बस हमें क्या करना है, फोकस करना है, पढ़ाई करनी है और सेलेक्ट होना है। ये हमारा क्या होना चाहिए, मेन मोटो होना चाहिए। या कि फालतू की चीज़ें सोचने से कि अतिथि शिक्षक हो गए, आंदोलन करवाओ, 10,000 सीट आ रही तो 50,000 सीट आए, वो आपको भी मालूम है कि जो सीट जितनी आ जाएगी उतने में ही सेलेक्ट होना है, वो सीट आपके कहने से बढ़ेगी नहीं, ठीक है। या कि उसके लिए बहुत बड़ा अगर आप आंदोलन कर सकते हो मध्य प्रदेश में, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो पढ़ने में होना चाहिए, और एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैसे हो मेरा, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके लिए बस यही है कि सेलेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। बहुत सारा नहीं पढ़ना है, किसी एक टॉपिक के कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 क्वेश्चन लगा लिया, ऐसे कुछ नहीं। सिलेक्टिव क्वेश्चन ही कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। अगर टीचर बनने वाले हो तो टीचर वाली स्किल भी आनी चाहिए ना, क्योंकि कल को आप पढ़ाओगे तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। तो ये चीज़ें जब आप खुद में अप्लाई करोगे तभी तो आप बच्चों को दे पाओगे। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट करके रखनी है और अपने आप को मोटिवेटेड फील करवाना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जब आप डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करोगे, तो अल्टरनेट आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। मेरे हिसाब से मोटिवेशन कब नहीं आता, जब हम फालतू में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो हमें एक डिप्रेशन से जैसा फील होता है कि आज तो मेरा सुबह से शाम पूरा वेस्ट हो गया, मैंने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं। तो ये जो है ना, ये तब होगा जब आप टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिप्रेशन भी नहीं आएगा, एक मोटिवेशन फील करोगे। तो बस आपको पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करनी है। बस यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।